शेखर ने जमीन पर गिरी हुई धूल से सनी और जंग लगी पुरानी लालटेन को उठा लिया। उसके हाथ जोर से कांप रहे थे। हवा में एक अजीब सी घुटन भरी नमी महसूस हो रही थी। हवेली के इस तहखाने में आज कुछ ऐसा था जिसने शेखर की आत्मा तक को ठंडा कर दिया था। उसने एक लंबी और धीमी सांस अंदर ली और जैसे तैसे लालटेन में बची हुई थोड़ी सी तेल की बत्ती को जलाया पीले नारंगी रंग की कमजोर रोशनी ने तहखाने के एक छोटे से हिस्से को उजागर किया। तहखाने को लेकर परिवार में हमेशा एक मौन अनकही बेचैनी रही थी। आलोक, जो हमेशा हर चीज को तर्क पर परखता था, वह भी इस समय अजीब तरह से शांत था। वह बस दीवार से सटकर अपने माथे पर हाथ रखे खड़ा था। उसकी आंखें दूर अंधेरे में किसी अदृश्य चीज को घूर रही थीं। पिछली रात उन्हें जमीन के नीचे से एक जोरदार मध्यम सी आवाज सुनाई दी थी, जैसे किसी बहुत भारी चीज को घसीटा जा रहा हो। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मजबूत पत्थर की जमीन पर नाखूनों से खरोंच रहा हो। उस आवाज में एक भयानक क्रूरता थी जिसने दोनों भाइयों के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी थी। अगली सुबह आलोक ने बिना कुछ कहे तहखाने की पुरानी लोहे की भारी चाबी उठाई और नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोल दिया। शेखर ने उसका पीछा किया क्योंकि वह अपने भाई को उस डरावनी जगह पर अकेला नहीं छोड़ डाल सकता था। जैसे जैसे वे तहखाने की संकरी टूटी हुई सीढ़ियां में उतर रहे थे, हवा का तापमान तेजी से गिर रहा था। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने एक बद्धा सा कमरा था जिसे तहखाना कहना भी कम था। वह एक भूल भुलैया जैसा था। शेखर की लालटेन की रोशनी में उन्हें दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दी जो टेढ़ी मेढ़ी बिना सिर पैर की रेखाएं को थीं। अचानक आलोक जमीन पर रखी एक छोटी सी पीतल की कटोरी को देखकर रुक गया। कटोरी पर हरे रंग की काई जम चुकी थी, लेकिन उसके आसपास की जमीन बिल्कुल सूखी और साफ थी। शेखर को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका आया है, जबकि वहां हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। आलोक ने बिना कुछ बोले कटोरी को उठा लिया और अपने साथ लाई हुई दादाजी की पुरानी डायरी के पन्नों को पलटने लगा। डायरी में एक जगह पर हाथ से बना हुआ तहखाने का एक कच्चा नक्शा था और उस नक्शे में एक विशेष कमरे को एक क्रॉस एक्स के निशान से चिन्हित किया गया था। शेखर धीरे से आलोक के पास गया और फुसफुसाया, आलोक, हमें यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह सही नहीं है। आलोक का चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्र जिज्ञासा थी जो डर पर हावी हो रही थी। दोनों भाई अब उस एक्स से चिन्हित कमरे की ओर बढ़ने लगे। रास्ता संकरा होता जा रहा था। हर जगह से पानी टपकने की एक धीमी लगातार आवाज आ रही थी, जैसे कोई घड़ी की सुई टिक टिक कर रही हो। अचानक उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया जो पूरी तरह से भारी काले पत्थर का बना हुआ था। उस पत्थर के दरवाजे के बीचों बीच एक छोटा सा छेद था जो किसी पुराने कुंडी या ताले की जगह जैसा दिख रहा था। आलोक ने अपनी जेब से दादाजी की डायरी से निकाला हुआ एक छोटा बारीक तराशा हुआ लोहे का टुकड़ा निकाला। आलोक ने उस लोहे के टुकड़े को पत्थर के दरवाजे के छेद में फंसाकर घुमाया। एक कर्कश घिसने वाली आवाज आई। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर की ओर सरकने लगा। दरवाजा पूरा खुल गया और उनके सामने का नजारा एक संकीर्ण शाफ्ट था जो सीधे नीचे की ओर जा रहा था। नीचे से एक असहनीय भयानक दुर्गंध आ रही थी और शाफ्ट के अंदर की हवा बाहर की हवा से बिल्कुल अलग थी, बहुत गर्म और शुष्क थी। शाफ्ट की दीवार पर एक बहुत पुराना, जर्जर और फीका पड़ा हुआ संदेश दिखाई दिया। आलोक ने अपनी उंगली उस संदेश पर फेरते हुए फुसफुसाया, अक्षय, उसने आत्मा को बांध दिया 100 साल पहले। आलोक तेजी से पीछे मुड़ा और तहखाने के नक्शे वाली डायरी को फिर से देखा। दादाजी ने लिखा था, वह कभी नहीं मरा, वह अक्षय है, उसे यहां बांधा गया है। तभी शाफ्ट के नीचे से एक तेज भयानक कटाक की आवाज आई
जैसे किसी बड़ी हड्डी को तोड़ा गया हो। शेखर अब बुरी तरह से कांप रहा था। उसने मुद्दा कर भागने की कोशिश की, लेकिन आलोक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आलोक की आंखें अब लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं और उनमें एक अजीब सी उन्मादी चमक थी। यह सिर्फ एक शरीर नहीं है शेखर, आलोक ने कहा। दादाजी ने इसे यहां कैद किया है, एक जिंदा चीज जिसे 100 साल से भोजन नहीं मिला है। आलोक ने अचानक अपनी जेब से वह पीतल की कटोरी निकाली। उसने अपनी एक उंगली को कटोरी के किनारे पर तेजी से रगड़ दिया। खून की एक बूंद कटोरी में गिरी। शाफ्ट के अंदर से चबाने की आवाज तेज हो गई और दुर्गंध भी अचानक बेअराज गई। आलोक ने उस पीतल की कटोरी को, जिसमें अब खून की कुछ और बूंदें थीं, शाफ्ट के किनारे पर रख दिया। फिर वह पलट गया और शेखर की ओर देखने लगा। उसकी आंखें बोल रही, भागो, यह तुम्हारा काम नहीं है। चबाने की आवाजें अब एक भयानक दहा में बदल चुकी थीं। आलोक ने तेजी से पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा घिसटता हुआ वापस बंद होने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में आलोक का पैर लालटेन से टकरा गया और लालटेन गिरकर बुझ गई। पूरी जगह घने भयानक अंधेरे में डूब गई। केवल शाफ्ट से आती हुई उस भयानक भूखी चीज की दहाड़ ही सुनाई दे रही थी। अंधेरे से आलोक की आवाज आई, लेकिन वह पास नहीं बल्कि दूर लग रही थी। शेखर, तुम्हें जाना होगा। इसे 100 साल की नींद से जगाने की कीमत अब हमें चुकानी होगी। एक भयानक हृदय विदारक चीख। यह चीख आलोक की थी, जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आई और फिर अचानक कट गई। शेखर ने बिना मुड़े, बिना कुछ सोचे, पागलपन की हद तक तेजी से भागना शुरू कर दिया। शेखर अब हवेली से बहुत दूर सड़क पर खड़ा था। सूर्य की पहली किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थीं। जब वह आखिरी बार हवेली की ओर मुड़ा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जहां मेहराब था, वहां एक पुरानी पीली पड़ चुकी बेल वाइन उग आई थी, जो कल रात तक नहीं थी। वह बेल तहखाने के दरवाजे तक जा रही थी और उसका एक सिरा जमीन पर रखे एक छोटे ताजे मिट्टी के ढेर पर टिका हुआ था। उस ताजी मिट्टी के ढेर के बीचों बीच वही पीतल की कटोरी रखी थी, जिसके अंदर एक छोटी सी जली हुई लकड़ी की छड्डी और एक ताजा सफेद चमेली का फूल रखा था। शेखर को एक अजीब सी हल्की शांति महसूस हुई। तहखाने का वह भयानक दबाव पूरी तरह से गायब हो गया था। उसने वापस मुड़कर हवेली की ओर देखा। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि शांत और पुरानी दिख रही थी। शेखर ने उस चमेली के फूल को उठा लिया। फूल की खुशबू बहुत तेज और ताजी थी। शेखर को महसूस हुआ कि आलोक ने उस भयानक शैतानी शक्ति की भूख को शांत करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। पीतल की कटोरी और चमेली के फूल का होना इस बात का प्रमाण था कि अक्षय अब शांत हो चुका है और आलोक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शेखर ने चमेली का फूल अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे उस शांत हवेली से दूर चला गया।